तो हमारे परिवेश के पदार्थ। तो सबसे पहले हम हमारे परिवेश के पदार्थ, जहां तक इस विषय वस्तु का सवाल है, तो हम जब भी अपने इर्द गिर्द चारों तरफ अगर देखते हैं तो हमको बहुत सारा पदार्थ दिख जाता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, सजीव हो निर्जीव हो, एक काफी लंबी श्रृंखला है जो हमारे आसपास के वस्तु जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग सोचिए कैसे पदार्थ होते होंगे। तो निश्चित तौर पे हमको एक पदार्थ का एक बात सामने आया है कि पदार्थ भी कुछ होता है। पदार्थ क्या है? जिसमें जो कहीं ना कहीं अपना एक आयतन भी छेक रहा हो। कहीं अगर रखा हुआ है कोई पदार्थ, वो क्या कर रहा है? जगह भी छेक रहा है। जब आप उसको उठाते हैं तो उसमें एक वेट भी है, द्रव्यमान भी है, और क्या है? अगर उसको कहीं आप हटाना चाहते हैं तो क्या कर रहा है? थोड़ा सा आपका विरोध भी कर रहा है, मतलब अवरोध भी पैदा कर रहा है। ये तीन चीज कम से कम एटलीस्ट उसमें होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि किसी को क्या कर सकते हैं आप? पदार्थ कह सकते हैं। तो पदार्थ में क्या क्या हो गया कि उसमें क्या है? अपना एक आयतन भी है, अपना एक स्थान छेक रहा है ना वो जी, उसमें क्या है? अपना एक द्रव्यमान भी है, और क्या है? वो विरोध भी पैदा कर रहा है। जैसे हवा पे हमेशा कंट्राडिक्शन होता है, क्या हवा पदार्थ है कि नहीं है? अब बताओ, हवा पदार्थ है कि नहीं है? कैसे है? क्योंकि हवा भी आयतन छेक रहा है। आप किसी बैलून में हवा भरते हैं, क्या वो स्पेस कवर कर रहा है ना? तो एक आयतन भी है, और आप उस बैलून में हवा डाल करके आप उसको किसी तराजू से भी तौल सकते हैं, उसमें द्रव्यमान भी है। जाहिर है हवा विरोध भी करता है पैदा। इसमें तो आप लोग जो लोग साइकिलिंग करते होंगे हवा के विरोध में, उनको पता चलता होगा कि जब आप साइकिल लेके जा रहे हैं और हवा आपके विरोध में आ रहा हो तो कैसा फील होता है? विरोध करता है वो। तो इसका मतलब क्या है कि हवा एक पदार्थ है। तो अब सवाल है कि हमारे आसपास के पदार्थ जो परिवेश में है, तो इसमें से जो पहला टॉपिक दिख रहा है वो क्या है? द्रव क्या है? पदार्थ के बाद क्या जानेंगे हम लोग कि द्रव क्या है। देखिए, द्रव नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। द्रव का मतलब हम लोग वाटर टाइप, लिक्विड टाइप का समझ लेते हैं, यहीं पे हम लोग गलत हो जाते हैं। द्रव का मतलब, देखिए द्रव और द्रव्य शब्द को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि द्रव और द्रव्य में डिफरेंस है। देखिए, द्रव्यमान हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? मास कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? मास। लेकिन एक द्रव है, वो द्रव्य और द्रव्य दोनों का सुनने में भी आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। तो एक द्रव तो लिक्विड हो गया, लेकिन ये क्या है? द्रव्य है। मतलब किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ, जैसे अभी हम लोग पदार्थ के बारे में जाने, तो उसके अंदर में जो कुछ भी होता है, मतलब आप यह कह सकते हैं कि कोई द्रव्य अगर है तो आप उसको मामूली भौतिक विधियों से उसको अलग नहीं कर सकते, उसे कंटेंट को। जैसे उसको गर्म करके या किसी भी भौतिक विधि से उसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे चीनी का उदाहरण है आपका। चीनी को आप पानी में घोल दीजिए, फिर भी वो चीनी ही है। आप उसको फिर से वाष्पीकृत करके सुखा लीजिए, फिर वो भी सेम चीनी जो पहले से था वही चीनी है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं आया। लेकिन और जो पदार्थ की कामना करेंगे, जैसे मान लीजिए कीचड़ युक्त वाटर है, आप उसको क्या कीजिएगा? अगर आप मान लीजिए उसको वाष्पीकृत करते हैं, फिर जो मिलता है वो गुण, उसका ये गुण दोनों सेम नहीं होगा। मिश्रण को आप अलग अलग कर सकते हैं। तो दूध के बारे में है कि दूध को आप क्या कर सकते हैं? उसमें अलग अलग उसको कर सकते हैं, गर्म करते हैं, देखते हैं खोवा घर में बन जाता है, उसका बटर आप निकाल लेते हैं, माने उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन चीनी में क्या कर सकते हैं? तो इस तरह से हम उसको क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। तो अब है कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति के बारे में हम जानेंगे। भौतिक प्रकृति, दिमाग में कुछ आ रहा है बात? जो सामने में दिख रहा है वो क्या है? हमारा भौतिक अवस्था है, जो दिख रहा है। देखिए, अंदर के कंस्ट्रक्शन, अंदर के क्वालिटी को जानना, अंदर के उसके संरचना को जानना, ये क्या है? रसायन का विषय है। लेकिन बाहर से जो हमको जो चीज दिख रहा है, जो कलर दिख रहा है, जो सामने में हम देख पा रहे हैं, हम अनुभव कर पा रहे हैं, वो क्या है? उसका फिजिकल फेनोमेनन है, मतलब वो फिजिकल क्वालिटी है, या उसके हम कह सकते हैं कि वो भौतिक गुण है पदार्थ का, या भौतिक अवस्था है। तो इसके क्या क्या गुण आपको समझ में आते हैं? सबसे पहला आपको जो दिख रहा है, पदार्थ कणों का बना होता है। ईंटा देखा है? देखा है ईंटा? ईंटा को कभी घस करके देखे हो? लकड़ी देखे हो? लकड़ी को कभी कटते देखा है? और जब लकड़ी को काटा जाता है तो देखते हो कि वहां बहुत सारा डस्ट पार्टिकल वहां पे गिरते रहता है। वो डस्ट या जो भी कण है कहां से आते हैं? इसका मतलब उनसे ही बना हुआ था ना।
ईंटा जब हम तोड़ते हैं या उसको रगड़ते हैं तो वहां भी डस्ट जैसा निकलता है, वो कहां से आता है? ईंटा। इसका मतलब वो डस्ट पार्टिकल से ही मिलकर के बना हुआ है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना है। समझ रहे हो ना? अब देखिए जरा सा, ठीक है आप कहिए कि सर तो पानी क्या कणों का बना है। आप चीनी का शरबत तो घर में जरूर बनाते होंगे। तो जब आप शरबत बनाते हैं तो पानी में क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं। गौर कीजिएगा, आप अगर 1 लीटर, अगर किसी भी बेलन से, अगर मान लीजिए कि आप एक बेलन में पानी को ये पूरा नाप करके देते हैं, इतना पानी, ठीक है, ये वाटर है, इसमें आप थोड़ा सा अगर आप चीनी डाल देते हैं, ठीक है, इसमें अगर आप चीनी उड़ेलते हैं थोड़ा सा, तो पानी का लेवल ऊंचा नहीं जाता है। आश्चर्य होता होगा कि आखिर चीनी गया कहां? लेकिन वो पानी के अंदर ही छुप गया। क्यों छुप गया? क्योंकि पानी के अंदर में भी कण थे, वाटर पार्टिकल्स, और चीनी का दोनों कण एक दूसरे में क्या हो गया, जो हर एक ये अगर वाटर है तो इसके अंदर में भी क्या है? अंतर आणविक स्थान है। इनके अणुओं और परमाणुओं के बीच में क्या है? थोड़ा सा गैप है। चीनी के भी जो कण है उनके भी बीच में क्या था? गैप, और एक दूसरे में क्या हो गए? एडजस्ट होकर रह गए। तो ये पानी भी जो है क्या है, ये इसके अंदर में भी जो भी कण है इसके अंदर में काफी स्पेस है। और ये चीज तो आप घर में करके देख सकते हैं। देखिए विज्ञान में कि अगर आप करके देख सकते हो तो जरूर देखें, क्योंकि विज्ञान समझने का चीज है। ये समझ में आ गया। और दूसरा जो कह रहा है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म है। कण तो है, ठीक है, ईंटा का उदाहरण हम दिए, इसमें कण दिख भी रहा है। हम लकड़ी का उदाहरण दिए, इसमें कण दिख भी रहा है। लेकिन ऐसा भी संभव है कि कण आपको दिखे भी नहीं। तो इसके लिए एक प्रयोग कीजिएगा। अभी हाल में होली में आप लोग रंग घोले होंगे या खेले भी होंगे, है ना? तो आप जरा सा देखिए, आप एक बीकर में क्या कीजिए, पानी ले लीजिए। क्या ले लिए इसमें हम लोग? पानी ले लिए। इसमें 1 चम्मच रंग, देखो ना लाल वाला रंग, आजकल तो सब बंदरा रंग लगाता है, तो देखा कहां होगा बंदरी सब। तो कैसा रंग लगाना है? इसमें कौन सा लाल रंग देखेंगे ताकि ज्यादा हमको देखने में बन जाए। इस चम्मच, छोटा सा चम्मच, इसमें इतना हम क्या करेंगे, इसमें एकदम जो महीन महीन देखते हो, बहुत सारा उसका छोटा पार्टिकल होता है, उसको हम इसमें डाल देंगे। अभी कैसा हो जाएगा? पूरे लाल हो जाएगा ना। इसमें से, इस रंगीन पानी से अब मात्र एक छोटा सा ग्लास, कप, 1 कप पानी फिर अगले बाल्टी में डालेंगे। अब रंग नहीं डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे? अब देखिए, इस रंग 1 चम्मच रंग में जितना भी कण हो, ये तो दिख रहा था हमको, इसमें जब घुला दिए तो ये सब फैल गया। अब इसमें से एक छोटा सा कप, 1 कप पानी लेकर के हम इसमें उड़ेल देते हैं, नए वाले बीकर में। इसका रंग अब कैसा हो जाएगा बताना तो? क्या इसका भी रंग लाल हो जाएगा उसी 1 कप से? चलो ठीक है, अब इससे फिर 1 कप ले लेना। इससे 1 कप हम इसमें डाल दिए, क्या इसका रंग भी एकदम सफेद ही रह जाएगा? नहीं। क्या हो जाएगा? इसमें भी लाल हो जाएगा ना। अब जरा सा सोचिए कि 1 चम्मच ये इसमें फैला, इसमें से 1 कप डाले, इसमें भी पूरा फैल गया, इसमें से 1 कप, ठीक है, थोड़ा सा इसमें कलर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये हल्का होता चल जाएगा, लेकिन ये तो तय है कि अभी इसके भी पूरे कोने कोने में रंग का कोई ना कोई कण तो शेष अभी भी है। तभी लाल किया जी। इसको लाल कौन किया? रंग या पानी? रंग का कण मौजूद था। तो सोचिए कितना सूक्ष्म था कि ये सबको, अभी और आगे बढ़ाएंगे हम इस प्रयोग को, तो ये क्या करता चल जाएगा? सबको लाल करता चल जाएगा। सोचिए कितना छोटे कण थे। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल है, मतलब कि हमको आंख से दिख भी नहीं सकते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे 9th क्लास में अणु परमाणु के विषय में पढ़ेंगे, तो इसके विषय में थोड़ा सा ज्यादा चर्चाएं होंगी। फिलहाल हम वहां पे भी नहीं जाते हैं। मेरा जो सामने का टॉपिक है क्या है कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सूक्ष्म तो समझ में आ गया, कितना सूक्ष्म होता है कि 4-5 बकेट को क्या किया, रंगीन कर दिया। 1 चम्मच रंग, कितना छोटा था ये। अगला प्रॉपर्टी जो इसका है, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। हाँ, हमको लग रहा है कि नहीं कोई पदार्थ जहां पड़ा हुआ है वहां पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर 1 बाल्टी पानी है तो बस पानी अस्थिर है, इसमें से कुछ नहीं हो रहा है, ये हमारा अनुमान गलत है। ठीक है, फिर से उदाहरण रंग का ही देते हैं
कि आप एक बाल्टी पानी में क्या कीजिए, फिर से रंग को डाल करके देखे थे, तो इस बार अलग से देखना है, ठीक है। आप इसमें जस्ट रंग को डाल करके छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है हमको, ना हिलाना है ना डुलाना है। देखिएगा कि अपने आप रंग धीरे 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 पूरा इस पूरे बकेट बीकर में क्या हो रहा है, अपने आप घूमते घूमते सबको रंगीन करके जा रहा है। इसका मतलब क्या था, गति हो। जब मैंने कुछ नहीं किया तो ये स्वतः अपने आप हो रहा था ना। तो अपने आप कब हो रहा था, जब वाटर के भी जो इसके मॉलिक्यूल्स थे कम थे, ये भी क्या कर रहे हैं, अंदर में गति कर रहे हैं। जो रंग पार्टिकल दिए वो भी स्थिर नहीं, वो भी गति कर रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि अभी आप अगर इस हॉल के उस कोने में अगर एक अगरबत्ती जलाते हैं, क्या इसका सेंट पूरे क्लासरूम में आएगा? कैसे आएगा? क्योंकि अगरबत्ती उस कॉर्नर में जला और अगर इस कॉर्नर तक उसका सुगंध आ रहा है तो कहीं तो कोई कारण होगा। वजह साफ है कि ये हवा में जो कण थे, इनके कण में भी क्या है, आपस में गति हो रही है, इधर का कण उधर जा रहा है, उधर का कण उधर जा रहा है, इसलिए उसका सेंट भी इधर आ गया। तो ये समझ सकते हो ना कि ये कण जो है अनवरत गतिशील रहते हैं, कोई अस्थिर नहीं पड़ा हुआ है। क्या इस बात को मानने में कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उससे पहले एक पॉइंट दिख रहा है कि ताप बढ़ने से इन कणों का वेग और बढ़ जाता है। बिल्कुल, एक और उदाहरण हम बताते हैं। आपके घर में खाना तो रोज बनता है ना? बनता है ना खाना जी? लॉकडाउन में खाना होना तो बन रहा है ना घर में। तो अब बताइए कि अगर खाना बनता है, जिस समय गर्मा गर्म खाना बनता है, उसकी खुशबू दूर तक जाती है ना। लेकिन जब खाना गर्म नहीं होता, वही खाना उतना ही टेस्टी खाना बाद में क्या उसका सेंट पड़ोसी को तंग करता है, या पड़ोस में कभी अच्छा खाना बना हुआ कभी आपको तंग करता है बाद में दोपहर में। लेकिन सुबह सुबह अगर किसी घर में बढ़िया व्यंजन बना हो तो क्या होता है, उस समय काफी परेशान दिखता होगा। क्यों? क्योंकि वो गर्मा गर्म खाना का क्या था, वो जब वो गर्म था तो क्या हो रहा था, उसके कण अधिक गतिशील थे। ये तुम्हारे घर के बाउंड्री को पार करके तुम्हारे नाकू तक पहुंच गया। लेकिन अगर यही खाना ठंडा हो जाता है तो क्या फैलता है? उसका क्या हो गया, वेग स्लो हो गया, एनर्जी उसमें कम है उस कण में। गर्म होने के बाद उनके कणों में क्या होती है, ऊर्जा आ जाती है, वो ज्यादा गमन करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट क्या है अब कि पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, आप जरा सा गौर करते होंगे, कोई पदार्थ बहुत टफ दिखता है, उसको अगर तोड़िए तो बहुत टफ लगता है, कोई आराम से टूट जाता है, कोई तो बिल्कुल भी आराम से। लेकिन थोड़ा सा सोचने का प्रयास कभी हुआ है कि ऐसा क्यों होता है? तो जो भी कण है, यह अगर चौक की भी बात करें तो ये जिन कणों से मिलकर के बना है, तो ये कण आपस में जुड़े रहते हैं। अलग बात है कि ठोस में काफी करीब करीब होते हैं, द्रव में उससे कंपेयर दें थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और गैस में और अधिक दूर पे होते हैं। लेकिन अगर वो दूर भी होते हैं तो कम ही बल से, लेकिन एक अणु परमाणु आपस में क्या करते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं। द्रव में उससे ज्यादा करते हैं और ठोस में कहीं और ज्यादा रहता है, इसलिए ठोस में ज्यादा है, इसलिए वो आपस में मजबूती से जुड़े रहते हैं, जिसके चलते हमको उनको तोड़ने और हटाने में क्या होता है, थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ता है। ये किसके विरुद्ध हमारा ताकत लगता है? ये अणु और परमाणु जो आपस में एक बल से जुड़े रहते हैं, इस बल के विरुद्ध में हमको काम करना पड़ता है, जिसको हम लोग कौन सा बल कहते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल है, जिसके चलते कण एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब है पदार्थ का वर्गीकरण। फिलहाल पदार्थ का जो भी हम नेचर हम बताए, प्रकृति का जो भौतिक जो अवस्था उसका था, जो उसका प्रकृति था, हम बता चुके हैं। अब हम इसकी अवस्था पे जाएंगे। तो पदार्थों का वर्गीकरण हम उसके भौतिक आधार पे कर रहे हैं। देखिए, पदार्थ आपके सामने अगल बगल अगर है तो या तो वो ठोस है, या तो वो द्रव है, और या तो गैस है। और इससे पहले अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, कोई ठोस क्यों है, कोई द्रव क्यों है, और कोई गैस क्यों है। ये सारा खेल किसका है? उनके अणुओं और परमाणुओं के बीच के आकर्षण बल और उनकी दूरी का सीधा संबंध है उसके अवस्था से। आप पानी की बात कर लें, पानी, जल, वाटर, आप इसको तीनों अवस्था में देख सकते हैं। देख सकते हैं? क्यों देख सकते हैं? ये जब तीनों चीज एक ही हुआ तो फिर ये तीन अवस्थाएं अलग अलग क्यों ग्रहण कर रहा है? जब पानी बर्फ के रूप में, तो क्या है, इनके अणु परमाणु काफी क्लोज है, पैक्ड ईच अदर, और
इसी को अगर हम जब हम पिघलाते हैं, इसमें हम एक हीट देते हैं। देखिए अब इसी सिलसिले को बताने में थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि और बढ़ाते हैं, आगे में हो सकता है ये सब बात आ जाए कि जब मान लीजिए कि एक बर्तन में यहाँ पे अभी बर्फ रखा हुआ, ठीक है, इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डाल देते हैं, डाल दिए। अगर हम इसमें हीट दे रहे हैं, अभी इसका पानी का ये ठोस अवस्था है, जब इसमें हम थोड़ा सा हीट डाल रहे हैं तो क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे इसमें टेम्परेचर घुस रहा है। पता नहीं चल रहा है तुमको, थर्मामीटर डालोगे तो अभी भी 0 डिग्री का 0 डिग्री बताएगा। इसमें हम हीट डाल तो रहे हैं लेकिन कोई चेंज नहीं हो रहा है हीट में, लेकिन कुछ देर होते 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 फिर जब ये पूरा द्रव का रूप ले लेगा तो जो द्रव का नेचुरली टेम्परेचर है उसमें आ जाएगा। तो इस दौरान जो हीट दी और हीट दिखा नहीं, लेकिन वो काम कर रहा था, पानी की अवस्था को वो उसके बर्फ के माने वाटर के कण में जा रहा था, उसकी ऊर्जा को बढ़ा रहा था, उसको तोड़ करके दूर कर रहा था। इसी दौरान क्या हो रहा था, बर्फ पानी में कन्वर्ट हो रहा था। तो इसके बीच में जो हीट, ये क्या किया, छिपा लिया जी। हम नहीं देख सके, काम वो किया हीट का, लेकिन वो क्या किया, छिपता चला गया। तो ये छिपा हुआ हीट, उष्मा, एक बड़ा सुंदर सा टर्म आएगा सामने पढ़ना, गुप्त उष्मा। क्या पढ़ने आएगा, गुप्त उष्मा। ये उष्मा का पता नहीं चला, ये यूज कर लिया अपने अवस्था को बदलने में, और ये दिखा नहीं थर्मामीटर में, तो तब तक पदार्थ जो ये उष्मा लिया, इस उष्मा को हम लोग क्या कहेंगे, गलन की गुप्त उष्मा। ये गलने में समय लिया है, उष्मा गुप्त है लेकिन किसका, ये गलन का गुप्त उष्मा है, ठीक ना, लेटेंट हीट। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। यही अवस्था अगर थोड़ा सा हम इसी के लगे एक और संबंधित चीज बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि अभी पानी है इसमें, ठीक ना, हम इसको स्प्लिट ज्वालक से गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अच्छा बोलो, जैसे क्या आप चूल्हा पे पानी डालते हैं, पानी खौलना शुरू हो जाता है, नहीं ना, समय लेता है ना। तो अगर समय ले रहा है तो पानी, अगर आप अभी इसका ठीक है टेम्परेचर हम देख लिए कि ये मान लीजिए कि 30 डिग्री था, आप 5 मिनट के बाद भी देख रहे हैं कि 30 डिग्री है, 2 मिनट तक ही देख रहे हैं कि 30 डिग्री है, कहाँ गया हीट में, फिर तो हम दे रहे थे तो मेरा हीट चला गया। जबकि हम जानते हैं कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना तो विनाश होता है, ऊर्जा गया काम कहीं नहीं गया। वो क्या किया है, वो तब तक क्या कर रहा है कि ये यूज कर रहा है किसमें, और दूर होने में, इसके कण अणु परमाणु और दूर होने में खर्च हो जा रहे थे, ताकि ये क्या होगा कि और दूर दूर होकर के अपना अवस्था चेंज करेगा और किस स्टेट में आ जाएगा, ये वाष्प, गैस के रूप में आएगा। और इस दौरान जो हीट ले लिया ये, इसको क्या कहेंगे, बाष्पन की गुप्त उष्मा। इसको क्या कहेंगे, बाष्पन के गुप्त उष्मा कहेंगे। तो समझ में आया, एक नया टॉपिक इसमें ऐड कर दिया, गुप्त उष्मा। इसी बहाने समझ में भी आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं आया, गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट समझ में आया जी। और यह भी समझ में आ गया होगा कि पदार्थ की 3 अवस्था का क्या राज है, कि अगर इसके अणु परमाणु काफी नजदीक हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या है, ठोस है। लेकिन अगर इनके अणु परमाणु कण अगर थोड़े से दूर दूर हैं तो क्या है, ये द्रव अवस्था होगा। और दूर दूर अगर हैं, इनके कण अगर और काफी दूर दूर हैं, इनके अंतराण्विक आकर्षण बल काफी कमजोर है, तब पदार्थ की कौन सी अवस्था होगी, तब वो गैसीय अवस्था होगी। मेरे ख्याल से एक साथ इतना आप अध्ययन कीजिए तो फिर क्या होगा कि हम ठोस का पूरा प्रॉपर्टी अलग लेके चलेंगे, द्रव का प्रॉपर्टी अलग लेके चलेंगे, और गैस का प्रॉपर्टी हम पूरे अलग अलग लेके चलेंगे। तो थोड़ा सा चूंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, और एक बात तो जरूर कहेंगे कि अगर हमारे प्रयासों से अगर आपका कुछ भी फायदा होता हो, लगता हो कि हम समझा पाते हैं इस टॉपिक को, तो थोड़ा सा कमेंट कीजिए और थोड़े से मेरे मनोबल को बढ़ाइए ताकि हम ये काम जारी रखें। धन्यवाद। Subscribe my channel and like, comment.